हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 3 है और आज हम पढ़ेंगे बार डायग्राम। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हम बार डायग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं? दंड आरेख या फिर सांख्यिकी आरेख। तो जो ये सांख्यिकी आरेख है, इसका क्या मतलब है कि जो ये बार डायग्राम होता है ना, ये आंकड़ों के ऊपर बेस होता है। क्या होता है? आंकड़ों के ऊपर आधारित होता है। और इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले भौतिक और जो सांस्कृतिक जो डाटा होता है वो इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको सांख्यिकी डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे जो हम ये बार डायग्राम बनाते हैं वो बना के और हम उस डाटा को प्रदर्शित करते हैं। इसमें भाई सबसे पहला है, ये है चित्रीय आरेख। जो चित्रीय आरेख है, इसमें देखो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसमें पिक्चर होंगी। तो इसमें जो भी हम डाटा उसमें कलेक्ट करते हैं, फिर बार डायग्राम के थ्रू डाटा को दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने जनसंख्या का डाटा इकट्ठा कर लिया, तो फिर हम है ना जनसंख्या को किससे दर्शाएंगे? भाई आदमी है तो इसमें एक फोटो बना देंगे, उसमें उसके द्वारा उसको आदमी को प्रदर्शित करेंगे कि भाई ये वाला एरिया है, यहाँ पे इतनी जनसंख्या है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, सब देखो पढ़ लेते हैं एक बार। सरल और लोकप्रिय है जो चित्रीय आरेख है। चित्रों का आकार जो होता है वो दर्शाई गई जो संख्या होती है उसके अनुपात में होता है। कैसे भाई? ये देखो, मान लो अगर 1 करोड़ जनसंख्या दिखा रहे हैं तो 10 मनुष्य का चित्र बनाएंगे। और 1 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें कैसे 10 मनुष्य का चित्र दर्शाएंगे? भाई एक चित्र किसको दर्शा रहा है? एक चित्र दर्शाएगा 10 लाख जनसंख्या को। ठीक है। तो इस प्रकार ये चित्रीय आरेख जो है हम बनाते हैं, इसमें डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर जो जनसंख्या का डाटा कलेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम रेशो में जो आदमी के जो चित्र होते हैं वो दर्शाएंगे उसमें। जैसे देखो भाई, हम +2 क्लास में जो हम पढ़ते थे ना, उसमें जो जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे उसमें जितने भी मैप पढ़े हैं उनमें हमने देखा है कि भाई जो जनसंख्या से रिलेटेड था उसमें मनुष्य का जो फोटो होता था वो बना दिया जाता था। ठीक है ना। तो वही है ये चित्रीय आरेख। इसकी हानि क्या है कि कई बार मिनिमम और जो मैक्सिमम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी अधिकता हो जाती है और उसके द्वारा इनको प्रदर्शित करना कठिन हो जाता है, जो हम फोटो के द्वारा दर्शाते हैं ना उसको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विमीय आरेख। विमीय आरेख क्या होता है भाई? इसमें आंकड़ों का शुद्ध चित्रण होता है और कुछ ज्योमेट्रिकल जो आकृतियां होती हैं, जैसे दंड आरेख के द्वारा, आयत के द्वारा, वर्ग के द्वारा या फिर वृत्त और गोले के द्वारा, इनके द्वारा हम विमीय आरेख बनाते हैं। ठीक है। विमाओं के आधार पर जो विमीय आरेख होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। एक विम आरेख, द्विविम आरेख और त्रिविम आरेख। तो सबसे पहले देखते हैं जो एक विम आरेख होता है उसमें क्या होता है। देखो, एक विम में है ना एक विमा का यूज किया जाता है, यानी कि एक विमा का ही यूज होगा एक विम में। जैसे जो दंड आरेख होता है इसमें हम क्या करते हैं, लंबाई दर्शाते हैं, तो ये एक विमा होगी। ठीक है। इसमें कॉलम, ग्राफ आरेख, इन नामों से भी एक विम आरेख को हम जानते हैं। क्या है भाई? जो एक विम आरेख है, इस आरेख में एक विमा यूज होती है और इसका जो दूसरा नाम है वो है कॉलम या फिर ग्राफ आरेख। ठीक है। ये है एक विम आरेख। और क्या है भाई? इसमें देखो, जो एक विम आरेख होता है ये 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 5 टाइप का होता है एक विम आरेख। और इसमें केवल लंबाई आंकड़ों के अकॉर्डिंग दर्शाते हैं और जो चौड़ाई है वो अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। क्या भाई? जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हम लंबाई दर्शाएंगे। ये तो हमने लंबाई तो डाटा के अकॉर्डिंग दर्शानी, लेकिन हमें जो ये नीचे चौड़ाई दर्शानी है ना बार की डायग्राम में, तो इस बार की जो चौड़ाई होती है वो हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। भाई 1 सेंटीमीटर लेना है, 2 लेना है, 5 लेना है, जितना भी लेना है वो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे चौड़ाई को। और इसमें जो बार की लंबाई है वो दिए गए जो डाटा हैं उनके अकॉर्डिंग ही होगी। हाँ भाई, जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग होती है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है। और यहाँ जो लंबाई होती है ना उसी का मतलब है एक विमा। जो लंबाई गई ना इसी का मतलब है एक विम। आगे देखते हैं, जो ये एक विम है इससे आगे देखिए, वस्तु की जो मात्रा होती है उसकी तुलना की जाती है। क्या किया जाता है? वस्तु की जो तुलना होती है ना उसकी वस्तु की जो मात्रा होती है उनकी तुलना की जाती है। और एक वस्तु की अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़े दर्शाने के लिए क्षैतिज बार डायग्राम बनाते हैं हम। क्या? ये इस तरह से। भाई हमने पहले तो हम ऐसे बना रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जब एक ही वस्तु को अलग अलग क्षेत्रों में दर्शाएंगे तो क्या करते हैं, क्षैतिज बार डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। और इसमें समय नहीं होता है। क्या नहीं होता? इसमें हम समय नहीं देते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए, अगर हम समय दर्शा रहे हैं तो क्या होगा, वर्टिकल
वर्टिकली हम दर्शाएंगे। अगर हम समय दर्शाएंगे तो इस तरह से दर्शाएंगे जो बार डायग्राम होंगे वर्टिकली, ठीक है। और क्या है भाई, जो ये बार डायग्राम होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनमें एक क्या है, इनका जो डिसएडवांटेज है, ये अधिक स्पेस घेरते हैं, अधिक एरिया घेरते हैं मैप में, ठीक है। इसीलिए इनको हम जब मैप बनाते हैं ना, वहाँ पे बार डायग्राम हम यूज़ नहीं करते हैं। आगे देखिए, जो बार डायग्राम है उसके प्रकार, पहला है सरल दंड आरेख। क्या है? सरल दंड आरेख। जो दंड आरेख होता है, जो सरल होता है, ये ऊर्ध्वाधर आरेख होता है, और इसमें अगर समय होता है ना तो वो क्षैतिज होता है। क्या है? इसमें समय हो तब क्षैतिज आरेख बनाया जाता है, और एक समय में एक ही प्रकार की जो चीज़ होती है वो दर्शाई जाती है सरल दंड आरेख में। दूसरा है तुलनात्मक या फिर बहुदंड आरेख, मल्टी बार डायग्राम। नाम से पता है कि तुलना हो रही है दो वस्तुओं की, यानी कि दो या फिर दो से अधिक वस्तुएं होती हैं, उनकी तुलना की जाती है, वही कहलाता है। उसके अकॉर्डिंग जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे और तब बार डायग्राम बनाएंगे तो वो कहलाएगा बहुदंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम, या फिर तुलनात्मक आरेख, ठीक है। ये है इसके नाम। एक से अधिक दंड होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? बहुदंड कहा जाता है। इजी है, ये आप कर लोगे। आगे देखिए, मिश्रित या फिर क्या है, पर विभाजित दंड आरेख। मिश्रित दंड आरेख, देखो भाई क्या कह रहा है कि बहुत सारे इकट्ठे होंगे तभी तो मिश्रण होगा। तो देखो, आंकड़ों को खंड करके दर्शाते हैं और इसमें कई चीजें इकट्ठी दिखाई जाती हैं, और दंडों का जो देखो ये दंड है, इनमें ये देखो अलग अलग शेड कर दी जाती है, ठीक है। मान लो 3-4 चीजों के आंकड़े दर्शा रहे हैं, इसमें 3 चीजों के आंकड़े दर्शाए गए हैं, तो तीनों में अलग अलग शेड कर दी गई हैं, तो यही है मिश्रित दंड आरेख। आगे देखिए, प्रतिशत दंड आरेख। इसमें क्या है, फोर्थ वाले में जो आंकड़े होते हैं ना, उनको प्रतिशत में दिखाने वाले जो आरेख होते हैं वही है प्रतिशत दंड आरेख। इसमें प्रत्येक बार को 100 मानकर और वस्तु की कितनी प्रतिशत मात्रा है उसके अकॉर्डिंग बार डायग्राम बनाते हैं। क्या करेंगे भाई, देखो इस तरह से मान लो पूरा एक जो वो होगा बार होगा उसको पूरा 100 मान लेंगे, और वो एक 100 तो मान लिया, लेकिन उसमें वस्तु की जितनी मात्रा है ना उतना करके हम इसमें दर्शाते हैं, यही है प्रतिशत दंड आरेख। आगे देखिए, 5वां है फ्रेंड्स पिरामिड आरेख। पिरामिड आरेख में क्या होता है, आंकड़ों के आधार पर बनी जो पिरामिड जैसी आकृति होती है वही कहलाती है पिरामिड आरेख। इसमें 2 आरेखों का मिश्रण होता है, सरल आरेख और मिश्रित आरेख का। जो पिरामिड जैसी आकृति बनाते हैं ना, ये सरल और जो मिश्रित आरेख मिलकर वही है पिरामिड आरेख। और ये आरेख होता है, ये किस किस चीज को दर्शाता है? जनसंख्या, लिंग, संगठन और आयु वाले जितने भी डाटा होते हैं उनको हम पिरामिड आरेख के द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़े हैं 5 प्रकार। 5 प्रकार किसके हैं वो देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा चित्रीय आरेख, जिसमें चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है आंकड़ों को। फिर हमने पढ़ा विमीय आरेख। विमीय आरेख 3 प्रकार का होता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक है। फिर जो ये एक विमीय आरेख था ना, ये था 5 प्रकार का। इसमें हमने आगे पढ़ा है सरल दंड आरेख, तुलनात्मक दंड आरेख और मिश्रित या फिर परविभाजित दंड आरेख, और फिर पढ़ा प्रतिशत और पिरामिड आरेख, ठीक है। आगे देखिए, ये आता है हमारा द्विविम आरेख। जो द्विविम आरेख है, इसमें जो लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं। उसमें एक विम वाले में क्या था, अकेली लंबाई थी, लेकिन द्विविम 2 विमाएं कौन सी होगी भाई, लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी। ये है द्विविम आरेख। इसमें क्या होता है, द्विविम में इन आरेखों का जो क्षेत्रफल होता है उसमें दी गई जो संख्या होती है उसके समानुपाती होता है। कैसे भाई, आगे देखिए। अब ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला है इकाई वर्ग आरेख। जो इकाई वर्ग आरेख है उसमें क्या है भाई, आंकड़ों की संख्या में मात्राओं को एक वर्ग की वैल्यू पुट करके दर्शाया जाता है। जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसकी संख्या में जो मात्रा होती है टोटल कितनी है, उनको एक वर्ग की एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से दर्शाते हैं। जैसे देखो, हम है ना क्या करेंगे, हमने ले लिया है भाई, यहाँ पे हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जो एक वर्ग होता है, यहाँ पे हमने ग्राफ पे बनाना स्टार्ट किया भाई, ये ठीक है। यहाँ पे हमने ये ग्राफ पे बनाया, तो जो एक वर्ग के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं ना कि भाई हमने एक वर्ग लिया, फिर
दूसरा वर्ग लिया, तीसरा वर्ग लिया, इस तरह से हम वर्गों को काउंट करके और तब वैल्यू पुट करते हैं। तो जो एक वर्ग होता है उसको हमने एग्जाम्पल के लिए दर्शाया है 1000 टन। तो हम मान लो 5 वर्ग लेके और तब हम इस तरह से बार बना देंगे तो वो कितना हो गया, 5000 टन वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे हम। आगे है दूसरा है वर्गाकार ब्लॉक आरेख। वर्गाकार ब्लॉक आरेख में क्या होता है भाई, प्रत्येक वर्ग का जो क्षेत्रफल जो दर्शाए गए जो आंकड़े होते हैं उसी के समानुपाती होता है इसमें भी। और इसमें जितने आंकड़े होते हैं उतने ही वर्ग होते हैं। क्या है इसमें, मान लो भाई हमने डाटा कलेक्ट किया और कहीं पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे रह रहे हैं 10 आदमी, तो हम 10 ही वर्ग लेंगे, इस तरह से बनाएंगे इसमें। उसमें तो हमने एक वर्ग को 1000 के बराबर मान के लिया था और यहाँ पे जितनी संख्या होगी ना, जितने आंकड़े होंगे उतने ही वर्ग लेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये समानुपाती वर्गाकार आरेख भी कहलाता है। जो वर्गाकार आरेख है ना, ये समान अनुपाती वर्ग आरेख भी कहलाता है। अधिकतम और जो न्यूनतम आंकड़े होते हैं उनको दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। क्या भाई, फिर से देख लीजिए दोनों को। जो पहला था ये द्विविम आरेख के टाइप्स हैं। पहला है ये है इकाई वर्ग आरेख। इकाई वर्ग आरेख में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर जो डाटा होता है ना उसकी वैल्यू पुट हम कैसे करते हैं कि जब हम ग्राफ के ऊपर बार डायग्राम बना रहे हैं तो हम एक जो ग्राफ का एक जो ये वर्ग होता है ना उसको हम मान लेते हैं 10,000 टन के अकॉर्डिंग। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग डाटा को हम अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे बार डायग्राम बनाते हैं। आगे है दूसरा वर्ग ब्लॉक आरेख। जो वर्ग ब्लॉक आरेख था इसमें है भाई जितना भी जो भी हमने डाटा कलेक्ट करे हैं, मान लो कोई एक चीज़ है 100, दूसरी है 200, इस तरह से है। कोई मान लो 10 ले लिया हमने, 20 ले लिया हम, इसमें है ना वर्गाकार ब्लॉक आरेख होता है, इसमें जो आंकड़े होंगे वो छोटे होंगे थोड़े। क्यों? क्योंकि भाई हम जो ग्राफ है ना उसके ऊपर बिल्कुल एक एक वर्ग को एक मान के चल रहे हैं। तो इस तरह से होगा, मान लो 10 है तो हम 10 वर्ग को एक इस तरह से करेंगे, फिर अगले में 20 है तो अगले में 20 करके हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसमें न्यूनतम भी और अधिकतम भी दोनों प्रकार के आंकड़े दर्शाए जा सकते हैं। दूसरा नाम है ब्लॉक आरेख का समानुपाती वर्गाकार आरेख। अब तीसरा देखिए द्विविम का, वो है आयताकार आरेख। जो आयताकार आरेख होता है इसमें क्या है भाई, इनका जो क्षेत्रफल होता है उसमें भी जो आंकड़ों के समानुपाती होता है। इसमें क्या करेंगे, जितने आंकड़े उतने ही वर्ग लेंगे। ठीक है, और इसके भी आगे दो प्रकार हैं। साधारण आयताकार आरेख, यानी कि प्रत्येक संख्या दर्शाने के लिए अलग अलग जो आयत होते हैं वो बनाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे डायग्राम से भी दर्शाया कि भाई अलग अलग बना देंगे, फिर जितने आंकड़े होंगे ना उतने ही अलग अलग आयत बनाएंगे। ठीक है, यही है साधारण आयताकार आरेख। और इसमें क्या है, समानुपाती होता है। ये आयताकार जो होता है आरेख ये भी समानुपाती होता है आंकड़ों के, और अलग अलग आयत ज़्यादा क्षेत्र को घेरते हैं। ये है इसकी डिसएडवांटेज। और इस स्थिति में क्या करेंगे, वर्ग के अंदर वृत्त बना दिया जाता है। अगर मान लो भाई स्पेस कम है और अधिक स्पेस घेर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बना रहे हैं इसका, फिर हम क्या कर देंगे, स्पेस बचाने के लिए ये वर्ग है, वर्ग के अंदर वर्ग बना देंगे। ठीक है, आयत के अंदर आयत बना देंगे। फिर अगला है विभाजित आयताकार। जो विभाजित आयताकार होता है इसमें क्या है, ये देखो इस प्रकार से जैसे आरोही अवरोही क्रम होता है ना, इस तरह से पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस प्रकार से आयत बनाते चलते हैं। और ये होता है अवरोही क्रम में। ठीक है, सबसे पहले यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, जैसे पहले ये छोटा आ गया फिर उससे बड़ा आ गया फिर उससे बड़ा आ गया, इस तरह से होता है विभाजित आयताकार में। ठीक है, आगे है ये एग्जाम्पल भी दिया भाई, जैसे पहले हमने मान लो जो आंकड़े इकट्ठे किए थे उस हिसाब से पहले 70 था तो पहले 70 वाला आयत थोड़ा बड़ा, 60 वाला छोटा, 50 वाला उससे छोटा। और उसमें पहले वाले में कैसे था, स्पेस अगर कम है तो इस तरह से पहले मान लो ये 70 वाला आयत बना दिया, फिर 60 वाला बना दिया, फिर 50 वाला, इस तरह से बना रहे थे उसमें। ठीक है, आगे है फोर्थ है वृत्ताकार आरेख। जो वृत्ताकार आरेख होता है इसमें क्या होता है भाई, इनमें है ना, इसमें भी जो भी हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं वृत्त जब बनाएंगे तो उसका समानुपाती होगा। ठीक है, और इसको वर्ग और आयत आरेखों से इजी माना जाता है जो वृत्ताकार आरेख होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वृत्त इजी बन जाते हैं भाई, जो वृत्त बनाते हैं हम। ठीक है ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट है, ये है पाई या फिर विभाजित वृत्त।
पाई या फिर विभाजित वृत्त में क्या होता है, ये जो वृत्त होता है ना ये सबसे इजी होता है। इसमें पहले हम एक वृत्त लेते हैं। वृत्त की कितना होता है वृत्त, ये होता है 360 डिग्री का। भाई कोई भी ये हमने गोल बनाए तो इसका कितना है, ये कितनी डिग्री का है, 360 डिग्री का है। और इसमें फिर जो हमने डाटा इकट्ठा किया उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। भाई मान लो किसी जगह पे कोई चीज़ है 60%, किसी पे है 20%, किसी पे 30, इस तरह से टोटल 360 डिग्री में ये बट जाता है। ठीक है, ये है पाई विभाजित वृत्त। क्या करते हैं, पहले डाटा कलेक्ट करते हैं भाई कितने % है, फिर उस हिसाब से पाई या फिर ये वृत्त बनाते हैं। फिर हम उनको अलग अलग ये काट देते हैं, भाई इतने डिग्री में इतना है, इतने डिग्री में इतना है। ठीक है, नेक्स्ट है समानुपाती अंकित वृत्त। ये जो था ये था पाई विभाजित वृत्त। दूसरा है समानुपाती अंकित वृत्त। इसमें भी जो एरिया दिया जाता है उसकी जो मात्रा होती है उसी के अकॉर्डिंग समान अनुपात में जो ये डाटा होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है वलय आरेख। वलय आरेख में क्या है भाई, इसमें क्या होगा, मान लो स्थान का अभाव है, कम स्थान है और हमें वलय आरेख बनाना है तो क्या करेंगे, एक ही केंद्र से अलग अलग वलय खींच दिए जाते हैं और अलग अलग वलय जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। हमने जैसे वो आयत पढ़ा था ना उसी प्रकार है। जैसे भाई हमने सबसे बड़ा है वो ये खींच दिया, फिर उससे छोटा उसके अंदर खींच दिया, फिर उससे छोटा उसके अंदर, उससे छोटा उसके अंदर, ऐसे थोड़ी जगह में अधिक डाटा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वलय आरेख के द्वारा। फिर अब है तीसरा है त्रिविम आरेख। त्रिविम आरेख में भाई देखो, एक में था जिसमें एक विमा थी उसमें तो सिर्फ लंबाई दर्शाई थी, 2 में चौड़ाई भी दर्शा दी और 3 में फिर आ गई ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिविम में आ गई ऊंचाई एक ऐड हो गई है। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसका गोलीय आरेख, घन आरेख, ब्लॉक पुंज आरेख। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं त्रिविम आरेख के। तो क्वेश्चन में आ सकता है भाई कि ये कौन से आरेख हैं ये। ठीक है, एक विम, द्विविम, त्रिविम, इस तरह से दे देंगे। तो गोलीय आरेख, घन आरेख और ब्लॉक पुंज आरेख हैं त्रिविम आरेख के भाग। ठीक है, आगे देखते हैं। जो दिए गए आंकड़े होते हैं ना इसमें उनको गोल, जो भी गोला होता है उसके अनुपात में, घन के अनुपात में और जो ब्लॉक होते हैं उनके अनुपात में हम प्रदर्शित करते हैं। अब आगे है जो हमने त्रिविम आरेख पढ़ा है उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे गोलीय आरेख। ये वृत्त आरेख से अलग होते हैं। जैसे हमने वृत्त आरेख पढ़ा था उससे अलग होता है जो ये गोलीय आरेख होता है। इसमें मूल्यों को घन मूल्यों के अनुपात में रखा जाता है। घन मूल्य माने कि घन यानी कि इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। यानी कि जो भी मूल्य होंगे वो कैसे रखे जाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, और घनमूल निकालने में जो समय अधिक लगता है ना इसलिए इस गोलीय आरेख का यूज कम किया जाता है, क्योंकि भाई ये इसकी डिसएडवांटेज है। जब हम इनका घनमूल निकालने लग जाते हैं ना आंकड़ों का तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैप में जो जनसंख्या को दर्शाने के लिए हम गोलीय जो आरेख है उसका यूज करते हैं। दूसरा पार्ट है त्रिविम का, वो है घन आरेख। घन आरेख है, इसमें भी जो घनमूल होते हैं उनके द्वारा ही घन आरेख को दर्शाया जाता है। पहले डाटा इकट्ठा करेंगे फिर घन मूल्यों के द्वारा जो घन आरेख है वो बनाएंगे। तीसरा है ब्लॉक पुंज आरेख। जो ब्लॉक पुंज आरेख है इसमें एक निश्चित मापनी के अकॉर्डिंग समान आकार वाले घनों की संख्या ज्ञात की जाती है। फिर जो ब्लॉक पुंज आरेख हैं वो बनाए जाते हैं। क्या, पहले डाटा इकट्ठा करेंगे फिर एक ये मेन स्केल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग समान आकार के जो ये घन हैं उनकी संख्या ज्ञात करेंगे, फिर ब्लॉक पुंज से आरेख बनाएंगे। आगे देखते हैं मान रेखा। मान रेखा क्या है भाई, ये देखो इसमें भी जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं वही यूज किए जाते हैं। और क्या है इसमें, देखो इसमें है ना प्रवाह आरेख बोला जाता है। मान आरेख को क्या बोला जाता है, फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम बोलते हैं। और इसमें जो मनुष्य, पशु, यातायात के साधन, इन सब को प्रवाह की दिशा या फिर मात्रा के अकॉर्डिंग दर्शाया जाता है। ठीक है, मान लो भाई देखो हम नदी दर्शा रहे हैं इसमें, तो भी हम ये ही दर्शाएंगे ना कि भाई नदी इधर से आई और इधर चली गई, इस तरह से हम इसमें दर्शाते हैं। क्या है ये है मान आरेख या फिर फ्लो डायग्राम है। इसमें जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उनका यूज किया जाता है और मुख्यतः इसका जो मेन नाम है वो है फ्लो डायग्राम या प्रवाह डायग्राम। पशु, मनुष्य, यातायात के साधन और ये सारे हैं ये प्रवाह की दिशा या मात्रा को दर्शाते हैं इसमें। ठीक है, ये है हमारा मान आरेख। तो हमने पढ़ा है जो बार डायग्राम है ना उसके हमने ये पार्ट्स पढ़े हैं, एक विम, द्विविम, त्रिविम, और उनके अलग अलग भाग भी पढ़े हैं फ्रेंड्स। और आगे एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं।
देखो भाई, जो बार डायग्राम है वो सबसे पहले उसमें हम डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर उस डाटा के अकॉर्डिंग हम बार डायग्राम बनाएंगे। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। पहला है चित्रीय आरेख, दूसरा है विमीय आरेख। विमीय आरेख ये 3 प्रकार का है। एक विम आरेख होता है। एक विम आरेख के हमने 5 प्रकार पढ़े: सरल, तुलनात्मक, मिश्रित और फिर प्रतिशत और पिरामिड आरेख पढ़ा। इसके बाद हमने द्विविम आरेख पढ़ा, और द्विविम आरेख में हमने इकाई वर्ग आरेख, वर्गाकार ब्लॉक आरेख, आयताकार आरेख ये पढ़े, और विभाजित आयताकार आरेख पढ़ा। फिर उसके बाद पढ़ा हमने वृत्ताकार आरेख। फिर हमने पढ़ा पाई विभाजित वृत्त, फिर पढ़ा समानुपाती या फिर अंकित वृत्त और वलय वृत्त। फिर त्रिविम आरेख होते हैं, वो 3 विमाओं वाले होते हैं। इसके हमने अलग अलग पार्ट्स पढ़े: गोलीय आरेख, घन आरेख और ब्लॉक पुंज आरेख व मान रेखा आरेख भी हमने पढ़ा, जो कि फ्लो ये बार डायग्राम होता है। तो ये सारे के सारे हमने बार डायग्राम पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।